नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। दानापुर व्यवहार न्यायालय ने पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज की। अपहरण के एक मामले में उन पर जारी है वारंट। बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा अब पूर्व की तरह एक दिन ही आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में किया गया फैसला। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से पटना, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। आरा छपरा पुल का सड़क संपर्क भंग। और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए KYC की अंतिम तिथि 7 सितंबर तक बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। दानापुर व्यवहार न्यायालय ने पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने अपहरण के एक मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पहले से जारी है, जिस पर अदालत ने 1 सितंबर तक रोक लगा दी थी। कार्तिक कुमार पर बिहटा थाने में एक व्यक्ति के अपहरण का मामला दर्ज है। यह मामला वर्ष 2014 का है। गौरतलब है कि कार्तिक कुमार ने कानूनी विवाद के बीच कल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वे राजद से विधान परिषद के सदस्य हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कार्तिक कुमार की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। श्री मोदी ने कहा कि बेल खारिज होने के बाद यह बात प्रमाणित होती है कि सरकार में बाहुबलियों का बोलबाला है। कार्तिकेय कुमार की बेल को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार पुलिस अविलंब कार्तिकेय कुमार को गिरफ्तार करेगी। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी की सरकार से यही देखना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे के भीतर कार्तिकेय कुमार को वो गिरफ्तार करते कि नहीं करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा अब पूर्व की तरह एक दिन ही आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद की हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। परीक्षा की मूल्यांकन पद्धति में भी कोई बदलाव नहीं होगा। गौरतलब है कि बीपीएससी ने इस बार प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में करवाने और परसेंटाइल के आधार पर परिणाम देने का फैसला किया था। आयोग के इस फैसले का विभिन्न छात्र संगठनों ने विरोध किया था और पूर्व की तरह परीक्षा आयोजित करवाने की मांग की थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 91 रुपये 50 पैसे की कमी की है। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए KYC की अंतिम तिथि 7 सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 31 अगस्त तक निर्धारित थी। तय समय सीमा के अंतर्गत KYC नहीं करवाने वाले किसानों को योजना की 12वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वे पत्र सूचना कार्यालय में महानिदेशक थीं। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष के पोषण माह का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पोषण अभियान भारत सरकार की प्रमुख योजना है। पोषण माह के दौरान स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से 6 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ पोषण के महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी सेवाओं तथा बेहतर स्वास्थ्य प्रथाओं पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी सेवाओं के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को शामिल करने के उद्देश्य से विकास मापन अभियान चलाया जाएगा। साथ ही किशोरियों में अनीमिया की जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। वहीं राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों में पारंपरिक पौष्टिक व्यंजनों से संबंधित अम्मा की रसोई का आयोजन किया जाएगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण माह के महत्व की चर्चा की थी। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच
पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला प्रस्तुत करते हुए स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा दर्शाता है। आज की कड़ी में पेश है 1954 से 1963 तक भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में जानकारी। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम आपके लिए वर्ष 1954 से 1963 तक के भारत रत्न विजेताओं के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। ये समाज के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सार्वजनिक सेवा और मानवता की सेवा के लिए उच्चतम प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। अब तक 48 प्रख्यात हस्तियों को भारत रत्न से अलंकृत किया जा चुका है। देश में पहला भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को प्रदान किया गया था। I am Rajagopalachari and I am speaking from Madras All India Radio Broadcasting Station. I have been given the honor of inaugurating this Hindustan Akashvani in Madras. When anyone speaks, the vibrations taking shape according to each articulated sound are transmitted across the air and touching the membrane in the ear set it in corresponding vibrations which in turn produce changes in the brain that give us a perception of what our friend is saying. श्री राजगोपालाचारी के साथ ही प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। The great point about Indian thought was that it was subject to renewal in every stage. We had Indian thought in the Vedas is one thing, the Upanishads is quite different. You come to the Buddhist and Gita works, different altogether. Then you come to the commentators, Shankara, Ramananda, etc., quite different. Then when you had a number of saint singers like Kabir, Ramananda, etc., who were trying to help us to find out common background of all these religions. It is said to be unity in diversity. Different cultures, different peoples, different religions are getting together. And Indian thought essentially emphasized what you call the saintliness of man. इसी वर्ष नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। The mind today is a spirit. Don't fog the mind with all thoughts. And then the spirit. You see, behind the mind is also the spirit. The spirit is, the word spirit means really, Ram. You know what I mean? It's the thing that behind the mind there is something that makes the thing go on. वर्ष 1955 में कार्यकर्ता, दार्शनिक और शिक्षाविद भगवान दास, सिविल इंजीनियर और मैसूर के दीवान डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1957 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1958 में समाज सुधारक और शिक्षक ढोंडो केशव कर्वे को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 1961 में चिकित्सक, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता विधान चंद्र रॉय और संयुक्त प्रांत विधानसभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 1962 में ये पुरस्कार सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, राजनेता, विद्वान और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रदान किया गया। वर्ष 1963 में अर्थशास्त्री, दार्शनिक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और बिहार के राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया। Information and skill are not synonymous with education. I will take that risk, for I mean what I have said. Indeed, information and skill are not even reliable measures of education. In order to make them serviceable as such, we must make a distinction. Information, as you can easily see, can be of two kinds.
It can be knowledge acquired by someone else by his own mental effort and passed on to us as ready-made information. Or it can be knowledge acquired by us through our own experience, knowledge that has grown in our mind by its own efforts. इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत विद्वान पांडुरंग वामन केन को भी वर्ष 1963 में ये पुरस्कार दिया गया। कल की कड़ी में हम आपके लिए वर्ष 1966 से 1990 के बीच भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वालों की जानकारी लेकर आएंगे। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग की है। आज पटना में बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित 14 मेला के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी भाषाओं का देश में सम्मान है, लेकिन हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित करने से देश को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। हर एक भाषा को हम स्थान दे रहे हैं। मातृभाषा में लोग बहुत बात करें, इसकी छूट तो है ही और इसको बढ़ाने की भी जरूरत है। कई भाषाओं को हम लोगों ने संविधान में जो है उसका दर्जा भी प्रदान किया है, लेकिन हिंदी का सम्मान तभी होगा जब हम अनेक भाषाओं को, जो भी भाषा है हमारे लिए जो बोली जाने वाली भाषा है, उसके प्रति भी हमारा सम्मान। मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में सबसे अधिक 129.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक हरि नारायण ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ भारी बारिश की आशंका है। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल और अन्य मौसमीय विश्लेषणों से ज्ञात होता है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर पश्चिम भागों के अनेक स्थानों पर एवं उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिणी भागों के 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। प्रदेश के पश्चिमी चंपारण तथा गोपालगंज जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी है। गंगा, सोन, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और कोसी समेत प्रदेश से गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी बक्सर, पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह के साथ साथ भागलपुर और कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर गांधी घाट पर लाल निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बना हुआ है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 188 राहत दल तैनात किए गए हैं। 390 नाव और 164 गोताखोरों को भी अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित लोगों के रहने के लिए अस्थायी कैंप बनाए जा रहे हैं। साथ ही प्रभावित इलाकों में दवा के साथ मेडिकल टीम तैनात की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कामिनी ठाकुर। भोजपुर जिले में भी बाढ़ का पानी फैलने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जिले के बरहरा, शाहपुर, आरा सदर, बिहियां और उदवंत नगर प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। इन प्रखंडों की लगभग 3 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। शिक्षा विभाग ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इन इलाकों में स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। सारण जिले के टोरीगंज गंगा दियारा स्थित गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पानी बढ़ने के कारण आरा छपरा पुल से सड़क संपर्क टूट गया है। बक्सर जिले में भी गंगा नदी का जलस्तर लाल निशान से ऊपर पहुंच गया है। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा से लेकर साहेबपुर कमाल तक के इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। भागलपुर स्थित तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुछ हिस्सों समेत पीजी कैंपस में पानी फैल गया है। इधर सोन नदी का जलस्तर भी पटना के मनेर में लाल निशान से 56 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। हालांकि नदी के जलस्तर में स्थिरता की प्रवृत्ति बनी हुई है। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है।
कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। कोसी नदी का जलस्तर भी सुपौल के बसुआ, खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से ऊपर दर्ज किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दानापुर व्यवहार न्यायालय ने पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की जमानत याचिका खारिज की। अपहरण के एक मामले में उन पर जारी है वारंट। बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा अब पूर्व की तरह एक दिन ही आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में किया गया फैसला। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से पटना, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। आरा छपरा पुल का सड़क संपर्क भंग। और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए eKYC की अंतिम तिथि 7 सितंबर तक बढ़ाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।